कह रहा हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हमारे सौर मंडल में कौन सा ऐसे ग्रह है जिसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? वो है मंगल ग्रह। वो कौन है? मंगल ग्रह। ऐसे कलर की बात की जाए ना, तो बृहस्पति को हम लोग पीला मानते हैं, बृहस्पति को हम लोग पीला मानते हैं। शुक्र को हम लोग सफेद मानते हैं, शुक्र को क्या मानते हैं? सफेद मानते हैं। और मंगल को लाल मानते हैं। अब मंगल को लाल का कारण है सब आयरन अक्सर। तो पूछा जाए कि मंगल किसके कारण, हाँ, मंगल जो है वो किसके कारण लाल दिखाई देता है? आयरन अक्सर। और पृथ्वी को कहते हैं नीला, पृथ्वी को कहते हैं नीला, ये समुद्र के पानी के कारण, है ना। तो देखिएगा, कह रहा सौर मंडल, ध्यान देगा फिर से, कह रहा सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है, सौर मंडल, हाँ, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हमारे सौर मंडल, देखिएगा, सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब इस 8 ग्रह में सब ग्रह का अपना अपना कलर है, 8 की अपनी अपनी कलर है, लेकिन यहाँ पे 4 गो ऑप्शन में है। ये यार हो गया ना, इसको बदलना पड़ेगा। आ जाएगा ड्रैगन, आ जाएगा जगह। मैं आया कोच, कितना खतरनाक है जो आया। आप लोग आया जी, आ गए ना। चलिए, तो देखिएगा, मंगल की बात करें, ठीक है, हो गया। पृथ्वी ऐसा, पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ना। चलिए, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। ये समझ गए थे नहीं बोला? दूसरा कह रहा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका नेता कौन थे? देखिए, अमेरिका को हम यूएसए बोल सकते हैं, यूएसए बोल सकते हैं ना। तो जिस तरह से आपका भारत अंग्रेज का गुलाम था ना, उसी तरह से अमेरिका भी अंग्रेजी के गुलाम था। यानी अंग्रेज बोले तो इंग्लैंड, अमेरिका किसका उपनिवेश था? तो हाँ, अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो अमेरिका जो था साहब, ध्यान देगा, अमेरिका जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो दुनिया के बहुत से देशों को गुलाम बनाया हुआ था। तो भारत हो या म्यांमार हो या भूटान हो या श्रीलंका हो या तो फिर अमेरिका हो, ये सब के सब देश किसका गुलाम था? इंग्लैंड का गुलाम था। ये सब के सब किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का गुलाम था, हाँ, इंग्लैंड का गुलाम था कौन? यूएसए, यूएसए गुलाम था। अब यूएसए के जो लोग थे वो अमेरिका, यूएसए के जो लोग थे वो इंग्लैंड के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और वो जो आंदोलन शुरू किया था, तो उस आंदोलन का तत्कालीन कारण रहा चाय बोस्टन पार्टी। ऐसे होता है, ऐसे होता नहीं, कोई आदमी हमको, जैसे देखो, कोई आदमी हमको लगातार परेशान कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, सह रहे हैं, सह रहे हैं, सह रहे हैं, है ना। एक दिन कुछ बोला, धर लिया। अब कोई पूछा कि छोटा मोटा मैटर में धर लिया जी, छोटा मोटा मैटर नहीं है ये, धरने का तत्कालीन कारण हुआ। मैटर तो साहब शादी से चल रहा था, एगो बाराती गया था ना, वही दिन से हमको पड़ाका नहीं फोड़ने के लिए दिया, वही दिन से हम इसको हम सोच रहे थे कि कुछ करेंगे, है ना। आज मौका मिल गया। तो कोई भी झगड़ा का कारण बहुत पुराना होता है, लेकिन वो तत्कालीन कारण होता है ना। जैसे भारतीय में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला करतोस, यानी झगड़ा कदम तत्कालीन कारण। झगड़ा भले, कहानी भले बहुत पुराना रहे, लेकिन वो तत्कालीन होता है ना। हमारे भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले करतूस। उसी तरह से जब अमेरिका को इंग्लैंड शोषण कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, लूट रहा था, तो अमेरिका की क्रांति का तत्कालीन कारण रहा चाय बोस्टन पार्टी। और अच्छा, बोस्टन ना, बोस्टन ही लिखते हैं, बोस्टन टी पार्टी है, टी में चाय होता है ना। चलिए, बोस्टन टी पार्टी। अब आप लोग को मन में लग रहा है कि सर बुला बुला के चाय पिलाया होगा, पार्टी दिया होगा, वो बात नहीं है। अमेरिका में बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था बोस्टन बंदरगाह। और अमेरिका के कुछ क्रांतिकारियों ने बोस्टन बंदरगाह पे गया
इंग्लैंड से जो शिप में चाय आ रहा था वो सब चाय का पेटी उठा उठा के समंदर में फेंक दिया। वहीं से अंग्रेज को चैलेंज कर दिया लड़ने के लिए। तो ये हो गया तत्कालीन कारण, समझना। बोस्टन टी पार्टी का मतलब चाय की पार्टी नहीं। अमेरिका के क्रांतिकारियों ने बोस्टन बंदरगाह पे गया, और वो बोस्टन बंदरगाह अटलांटिक महासागर के तट पे है। और बोस्टन बंदरगाह पे गया और जाके जितना पेटी था शिप में सबको उठा उठा के पानी में फेंक दिया, और अंग्रेज को चैलेंज दे दिया कि हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिकी क्रांति का तत्कालीन कारण साहब बोस्टन टी पार्टी। अब ये बोस्टन टी पार्टी हुआ, यानी ये तत्कालीन कारण हुआ। अब यहाँ से युद्ध शुरू हुआ। तो अमेरिका के लोग अंग्रेज का जान का दुश्मन बन गया, अंग्रेज लोग अमेरिका के जान का दुश्मन बन गया। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका का मोर्चा संभाला जॉर्ज वाशिंगटन, और जॉर्ज वाशिंगटन अपने नेतृत्व में अमेरिका की क्रांति शुरू की। और जब ये जॉर्ज वाशिंगटन अपने नेतृत्व में अमेरिका की क्रांति शुरू किया तो 1776 ईस्वी में अमेरिका आजाद हुआ। स्मॉल डेट है 4 जुलाई, है ना। स्मॉल डेट क्या है? 4 जुलाई है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आजाद हुआ। तो ये क्वेश्चन किया है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन रहा? जॉर्ज वाशिंगटन। और इसी के नेतृत्व में 4 जुलाई, याद है ना, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आजाद हो गया। अमेरिका आजाद हो गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पिता कहा जाता है, अमेरिकी क्रांति का पिता कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ का पिता कौन है? महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रपिता कौन हुआ? महात्मा गांधी। अमेरिका के राष्ट्रपिता कौन हो गया? जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनाया गया था, याद रखिएगा। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनाया गया। क्लियर? चलिए अब आगे। कह रहा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या हुआ? तो देखिए, अमेरिका आजाद तो हो गया, अरे भाई भारतीय आजाद हो गया, लेकिन यहाँ भेदभाव नहीं है। हम लोग को लगा कि अंग्रेज को भगा देंगे तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी ऊंच नीच भेदभाव तो है ही ना है। तो वैसे अमेरिका जब आजाद हुआ ना, मान लीजिए कि ये अमेरिका है, ये अमेरिका है। तो जब अमेरिका आजाद हुआ ना, तो अमेरिका का 2 भाग था, एक उत्तरी अमेरिकी राज, तो ये उत्तरी अमेरिकी राज, और एक दक्षिणी अमेरिकी राज, एक दक्षिणी अमेरिकी राज। तो हकीकत यह है कि अमेरिका के जो लोग जो है ना वो गोरे गोरे हैं, गोरे हैं। लेकिन जब अंग्रेज का शासन चल रहा है ना, फिर फर्क नहीं रहा है। चलिए, तो हमें ये कहना है कि ये अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी अमेरिकी राज, एक दक्षिणी अमेरिकी राज। एक उत्तरी अमेरिकी राज, एक दक्षिणी अमेरिकी राज। तो जब ये अमेरिका अंग्रेज का गुलाम था ना, तो हकीकत यह है कि अमेरिका के लोग गोरे गोरे हैं, लेकिन ये अंग्रेज लोग अफ्रीका महाद्वीप में जो काले काले लोग होते हैं ना, उनको मजदूर बना के यहाँ ले आया। कहाँ लाया? दक्षिणी अमेरिका में ले आया, दक्षिणी अमेरिका में ले आया। और इसको दास के रूप में खटाया, नौकर के रूप में खटाया, 2 वक्त की रोटी पर। तो नौकर के रूप में तो खटा लिया, लेकिन जब अंग्रेज को मार कर भगाने की बारी आई ना, जब गोरे लोग लड़ रहा था तो काले लोग भी लड़ा, बोला कि हम भी लड़ेंगे, हमको भी तो अंग्रेज शोषण करवे करता है। तो गोरे और काले मिल के अंग्रेज से लड़ा, और दोनों मिल के भगाया अंग्रेज को। लेकिन जब अंग्रेज भाग गया तो ये जो दक्षिण अमेरिका में जो गोरे लोग थे, वो काले लोग को बोला कि तुम हमारा नौकर है, तुमको अगर आजाद कर देंगे तो मेरा मजदूर कौन रहेगा, हमारे यहाँ खटेगा कौन, खेत में काम कौन करेगा। और ये कृषि क्षेत्र भूमि था। तो ये काले लोग को यहाँ गुलाम बना के रखा। अब काले लोग के गुलाम बना के रखा, तो उत्तरी अमेरिका के लोगों को कहना था ना कि इसको आजादी दिलवा दो, लेकिन दक्षिणी अमेरिका को कहना था कि इसको आजाद नहीं करेंगे। तो मतलब ये इलाका को, क्योंकि इधर अमीर लोग थे और कंपनी बहुत सा था, इधर किसान लोग थे। किसान लोग नहीं सोचता था, चाहते थे कि काले लोग को मतलब कि छूट दे। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों में एगो गृह युद्ध भी हुआ था। आजादी के बाद वो गृह युद्ध हुआ था उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के राज्यों के बीच में। इस गृह युद्ध में जीत हो गया किसका? उत्तरी अमेरिका का। अब उत्तरी अमेरिका का जीत हो गया तो कहीं ना कहीं काले लोग को आजादी मिल गई, लेकिन आजादी भी उतना नहीं मिला साहब। आए दिन काले लोग के साथ कुछ न कुछ गलत हरकत होते रहता था। अमेरिका में बताया जाता है कि अमेरिका में काले लोग अगर गोरे लोग को सलाह देता था, अगर गोरे लोग को पसंद नहीं आया
तो मिट्टी तेल ऊपर से डालता था, जला देता था। कुछ दिन पहले की न्यूज है, वो काला आदमी को अपना पैर के नीचे रख के दबा के मार दिया। उसका इमेज वगैरह भी दिखाए थे बैच में। तो इस तरह की भेदभाव थे। अब इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए आया अब्राहम लिंकन। कौन आया? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन आया। अब देखिए अब्राहम लिंकन क्या किया। ये है आपकी अब्राहम लिंकन, देखिएगा, ये है अब्राहम लिंकन, है ना, ये है अब्राहम लिंकन, देखिएगा। अभी ये खुद काले हैं, हम अब्राहम लिंकन का बोल दिए। अच्छा नहीं ना, ऑप्शन ऑफ मार्टिन लूथर नहीं है, ओ मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा जी, ये नहीं होगा। हाँ ये हो गया मार्टिन लूथर, इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। हिल गया का कुछ सटा का उसमें। चलिए अब ध्यान देगा, तो इसका राइट आंसर अब्राहम लिंकन नहीं होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर होगा। इसके लिए आया मार्टिन लूथर साहब। अब ये देखिएगा, ये हल्ला, ध्यान दो रोहित, समझना, ये हो गया मार्टिन लूथर किंग। अब मार्टिन लूथर क्या किया? मार्टिन लूथर को पता था कि हम गोरे लोगों से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इसकी आबादी बहुत ज्यादा, इसे लड़ेंगे तो इसे नहीं जीत पाएंगे, सरकार भी गोरे लोग की है, पकड़ के तुरंत जेल में बंद कर देगा। तो मार्टिन लूथर को सबसे अच्छा रास्ता याद आया, गांधी जी बोला दांडी यात्रा। गांधी जी कैसे दांडी यात्रा किए थे ना। तो मार्टिन लूथर भी गांधी जी के ही गांधी जी के तरह एगो दांडी यात्रा शुरू किए। तो गांधी जी भी काले लोग के लिए कुछ किए थे, लेकिन सत्याग्रह के माध्यम से। तो इन्होंने कहा किया, गांधी जी के दांडी यात्रा की तर्ज पर इन्होंने भी एगो यात्रा किया। कहा जाता है कि यात्रा कहां से कहां तक था। तो 7 मार्च 1965 ईस्वी को सैकड़ों लोगों के साथ, जो 7 मार्च 1965 ईस्वी को सैकड़ों लोगों के साथ मार्टिन लूथर किंग ने सेल्मा शहर से अलबामा राज्य की राजधानी मोंटगोमरी के लिए यात्रा शुरुआत किया। मतलब कहने का मतलब ये है, ये काम लिख देते सोना, सेल्मा शहर है ना, सेल्मा शहर में यहाँ पे लिख दिए सेल्मा, हो गया ना, यहाँ हो गया सेल्मा, यहाँ क्या हो गया मोंटगोमरी, है ना। तो सेल्मा से मोंटगोमरी तक की क्या किया? यात्रा किया। यात्रा कब किया? 7 मार्च 1965 ईस्वी को। तो किसके खिलाफ किया? गोरे लोगों के खिलाफ किया। गोरे लोग के खिलाफ ने किया। अब यात्रा का नतीजा क्या हुआ? यात्रा का नतीजा क्या हुआ? जब ये इसे आप अगर यात्रा कीजिएगा, अगर आप यात्रा कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो परिणाम उसका निकलेगा ना। अफ्रीकी मूल के लोगों को राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन का समर्थन मिल गया। मतलब अब कुछ नहीं शुरू बोले थे कि अफ्रीका से लाया था काला लोग को, तो जो अफ्रीका से काला लोग किया गया था, तो अफ्रीकी मुल्क के लोगों को राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने था उस समर्थन किया, मतलब बोले सही है। ठीक है। 6 अगस्त 1966 ईस्वी को 65 6 अगस्त 1965 ईस्वी को अमेरिकी संसद से अफ्रीकी मूल के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब से यह यात्रा किया ना मार्टिन लूथर, यात्रा से फायदा ये हुआ कि अब काला आदमी भी वोटिंग करेगा। चलिए, काला आदमी वोटिंग भी करेगा। अब कह रहा हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में अफ्रीकी मुल्क के लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिलाने वाले यह ऐतिहासिक यात्रा 1930 में दांडी यात्रा से प्रभावित थे। समझना? यानी कहने का मतलब कि ये जो यात्रा जो था वो 1930 में गांधी जी द्वारा किए गए दांडी यात्रा से प्रभावित था। और ये इस आंदोलन का नेता मार्टिन लूथर किंग था। इनको जानते हैं, इसका नेता कौन था? मार्टिन लूथर किंग। इनको जानते हैं, अमेरिका के गांधी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमेरिका का गांधी। अब सवाल है कि सर मार्टिन लूथर को पूछ दे कि मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी क्यों कहा जाता है? इसका 2 कारण। पहली बात, कालों के लिए लड़ने वाले पहले आदमी गांधी जी, अमेरिका में कालों के लिए लड़ने वाले मार्टिन लूथर, ये टैली किया। गांधी जी दांडी यात्रा किए थे, मार्टिन लूथर ने दांडी यात्रा के ही तर्ज पर यह भी यात्रा किया। इनका काम करने का तरीका किससे मिल रहा है? गांधी जी से। इसलिए इनको क्या कहा गया? अमेरिका का गांधी। अमेरिका का गांधी कौन होगा? मार्टिन लूथर। समझ गए?
चलिए अब आगे समझ में आया कि फिर से समझाना पड़ेगा? समझ गए ना? चलिए जॉर्ज वॉशिंगटन तो समझ जानेंगे आप। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। कह रहा किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। यह है जादव पायेंग को। समझना? किसे फॉरेस्ट मैन, ध्यान देगा, ध्यान देगा, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायेंग को। अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जानते हैं, चिपको आंदोलन का जनक था। चिपको आंदोलन का जनक, चिपको आंदोलन का जनक। अगर पूछा जाए कि चिपको आंदोलन का जनक कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। राजेंद्र सिंह को जानते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया, और कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ सब फेमस आदमी है ना? सब मैन इंडिया है ना? अब ध्यान देगा, फिर से देखा कर किससे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किससे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो होगा जादव पायेंग। लेकिन पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना, वो चिपको आंदोलन के जनक है, वो चिपको आंदोलन के जनक है। और राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया, और कैलाश संखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अब आगे के क्वेश्चन, अब ध्यान देगा आगे, अब ध्यान देगा। करा मुगल सड़क किस दरिया से होकर गुजरती है? अब हमारे देश में बहुत सी सड़कें हैं साहब। कोई है हमारे दिल्ली में राजपथ मार्ग है, राजपथ राजमार्ग है ना? तो हमारे देश में बहुत सी सड़कें हैं। तो कह रहा मुगल सड़क जो है ना, मुगल सड़क जो है ना, वो किस दर्रा से होकर गुजरती है? चंदन बताएगा। पढ़ा लब कहा जाता दर्रा 8 बजे बैच में, काहे झूठ बोलते हैं? हाँ चलिए कोई बात नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर पंजाल दर्रा। तो कह रहा मुगल सड़क किस दर्रा से होकर गुजरती है? पिन पंजाल दर्रा। ऐसे पिन पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? फिर पंजाल दर्रा जो है ना, जम्मू कश्मीर में है। फिर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और देवसांग दर्रा जो है ना, वो लद्दाख में है। और रोहतांग दर्रा जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अल्लेपुलेख दर्रा जो है ना, वो उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड है। अरे लेपुलेखे दर्रा से होकर जाता है कैलाश पर्वत। ये 3 देशों की सीमा रेखा को टच करता है, 3 देशों की सीमा रेखा को टच करता है, भारत, नेपाल और चीन। किसको किसको? चीन। चलिए तो फिर से एक बार, मुगल सड़क किस दर्रा से होकर गुजरती है? फिर पंजाल दर्रा। फिर पंजाल दर्रा किस राज्य में है? देवसांग जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर पंजाल दर्रा कहाँ है? कहाँ है? जम्मू कश्मीर। देवसांग कहाँ है? रोहतांग कहाँ है? लेपुलेख कहाँ है? हो गया ना? चलिए अब आगे कह रहा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अभी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148 में। तो अनुच्छेद देखिएगा, मतलब भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148 में। नियुक्त करता है इसको राष्ट्रपति। जानते हैं इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यह अधिकतम उम्र 65 वर्ष, अधिकतम उम्र 65 वर्ष। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया और वो आदमी 6 साल तक रहेगा साहब, लेकिन 6 साल में जो पहले आ जाए, मतलब यह है कि वो आदमी अगर 63 साल में बना है तो 6 साल नहीं रहेगा, 2 साल के बाद हटे पड़ेगा।
क्योंकि उसका उम्र हो जाएगा 65 साल। मतलब इसका कार्यकाल है 6 बरस का, लेकिन 6 बरस पूरा किए बिना अगर उसका उम्र हो जाता 65 साल तो हटेंगे, समझ गए ना। अब किसी को बना दीजिएगा 64 साल में, 64 साल में बनाइएगा तो बेचारा कितना दिन रहेगा, 1 साल रहेगा। कार्यकाल भले 6 साल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 बरस इसका कार्यकाल है, लेकिन अधिकतम उम्र कितना है। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, नियुक्त करने का अनुच्छेद नहीं है। देखिए फिर से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है, अब इसका उल्लेख किस में किया गया, कार्यकाल कितने बरस का, अधिकतम उम्र 65 बरस। अब आगे देखिए, देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, देश के प्रथम नागरिक देश के प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति साहब। सबसे पहले जनगणना भी होता है राष्ट्रपति का। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब आगे देखिएगा, कहा जाना पाप पहाड़ी किस राज्य में है, आप बताएगा चंदन। हाँ सही जवाब दिया, जाना पाप पहाड़ी किस राज्य में है। तो जाना पाप पहाड़ी जो है ना वो मध्य प्रदेश में है। जाना पाप पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो यानी क्वेश्चन है कि जाना पाप पहाड़ी किस राज्य में है, तो जाना पाप पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। और यही जाना पाप पहाड़ी में, यही जाना पाप पहाड़ी में जन्म हुआ है वो कृष्ण के साथ, किसका नाम, परशुराम का। हाँ परशुराम, परशुराम का जो जन्म भूमि जो है ना वो जाना पाप पहाड़ी है। ये जाना पाप पहाड़ी से ही निकलती है चंबल नदी। ये जाना पाप पहाड़ी से ही निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी पर परियोजना भी है, जैसे चंबल नदी पे है चंबल परियोजना, चंबल नदी पे है गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना। ये सब परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल नदी पे कौन परियोजना, चंबल परियोजना, गंगा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना। ये चंबल नदी गिरती किस में है, यमुना नदी में। कहाँ गिरती है, इटावा के पास। इटावा के पास जाके यमुना नदी में गिर जाती है। चंबल नदी बहती है कौन कौन राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में बहती है ना। हो गया ना। हाँ भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे घूमता है ना जैसे जी, है ना। उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोचबे, सोन चंबल बेतवा, कैसे उत्तर के घूमा देखे, नीचे से जाकर ऊपर के पहुंच गया ना। उत्तर की ओर हुआ था ना, नहीं बताए थे कि उत्तर के बहने वाली नदी है सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। चलिए आगे, करा ना कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ गर्म एवं शुष्क हवा चलता है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं साहब, लू। तो हर क्षेत्र में जो गर्म शुष्क हवा चलता है ना अपना अपना नाम है। ध्यान दो बहन, इधर भविष्य यहीं पे टिकी हुई है, समझ ना। नौकरी लगने के बाद क्या करना पता है ना क्या करना पता है, 2 किलो मिठाई सर के लिए मैडम के लिए, है ना, ऐसे समझ में। वो हम लोग मैनेज कर लेंगे उसी में। और उसके बाद ये तो हुआ खुशी वाली बात ना, कोट पैंट, कोट पैंट की जरूरत है, बस एगो एसी लगा देना बस। तू का करेगा भाई क्या करोगे, तुमको नहीं लगाना है, अब एक ही स्टूडेंट सब करेगा जी, ध्यान देगा, ध्यान देगा। तो कह रहा है कि ध्यान दो, कह रहा उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है। तो लू कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम लोग लू बोलते रहते हैं। लेकिन देखिएगा ये चिन्कू भी हावे है साहब, फॉन भी हावे है और बलिचार्ड भी हावे है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चिन्कू हवा जो है ना ये यूएसए में बहता है और कनाडा में बहता है।
तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ देना कि चिनकू हवा कहाँ बहती है, यूएस और कनाडा में। और फॉन हवा जो है ना वो स्विट्जरलैंड में बहता है, स्विट्जरलैंड, समझना। फॉन हवा कहाँ बहती है, और वही चार्ट हवा है ना ये भी यही बहती है, यूएसए और कनाडा। कहाँ बहती है, यूएसए कनाडा। और ये आपका भारत में बह रही है। भारत का इलाका दिया हुआ किधर बहती है जो, तो बताओ चिनकू हवा कहाँ बहती है, फॉन हवा और वही चार्ट। चलिए अब आगे आगे आइएगा, आगे ध्यान दो। भारत में है, भारत में क्या है, बहुत। हाँ, अब कह रहे हैं भारत में एक दलीय व्यवस्था है, मतलब कौन, एक ही पार्टी बैठल है। हाँ? चाइना में देखने के लिए मिलता है, एक ही को बैठल देख रहे हैं, जैसे तैसे करके नियम उम पलट उलट के बैठल है, संशोधन करता है। द्विदलीय अमेरिका में देखने के लिए मिलता है, वहाँ ऐसे दो पार्टी है अमेरिका में, तीसरा पार्टी पनप में नहीं करता। ऐसा नियम में बन रहा है ना कि तीसरा पार्टी अमेरिका में नहीं पनपता है। इसे कैसे नियम है पता है, ये देखिएगा, मान लेते हैं कि ये एक राज्य है ए, एक राज्य है बी, ठीक नहीं। मान लेते हैं कि ये है बिहार, ये है बिहार, ये है यूपी। ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, ठीक है। आइए को पार्टी का नाम है ए, एक पार्टी का नाम है बी। एक पार्टी का नाम है ए और दूसरा पार्टी का नाम क्या है, बी है। तो बिहार में चुनाव ए भी लड़ेगा और बी भी लड़ेगा, यहाँ ए भी लड़ेगा बी भी लड़ेगा। तो ये आप देखिए क्या होगा जब अभी लड़ेगा। तो मान लेते कि बिहार में ए को आया 60 सीट, अब बी के आया, ए को आया 60 सीट, अब बी के आया 30 सीट, ठीक है। और यूपी में आया, अमेरिका के हिसाब से बता रहे हैं, यूपी में आया ए को 30 सीट और बी को आया 50 सीट। तो ये 50 और 30 कितना हो गया, 80 ना। ये 80 का 80 सीट हो गया बी के, और ये कितना 90 ना, तो 90 के 90 सीट हो गया ए के। किसका हो गया, ए के। तो ऐसे परिस्थिति में बेचारा 2 सीट या 3 सीट लाए वाला गायब ना हो जाएगा, दो ही टिकवे करेगा। जब बड़ा छोटा रहेगा, जो दो सीनियर रहेगा जे, तो अमेरिका में वही होता है, छोटा पार्टी पन्नाबे नहीं करता, मांझी जैसे तो पार्टी खत्म हो जाएगा बेचारा, 2 सीट में आता है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो हाँ, निर्दलीय व्यवस्था अमेरिका में देखने के लिए मिलता है, उसका मतलब अनुभव होती है। और हमारे यहाँ बहुदलीय है। बहुदलीय का मतलब क्या, मतलब ये बहुदलीय मतलब बहुत पार्टी है, बहुत पार्टी है साहब। अभी वर्तमान में भारत में 6 गो राष्ट्रीय पार्टी है, खाली राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, ऐसे पार्टी तो ढेर साहब। 6 गो राष्ट्रीय पार्टी है साहब, 6 गो राष्ट्रीय पार्टी पढ़ चुके ना है। अभी भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी है। 6 गो राष्ट्रीय पार्टी के बारे में जानते हैं, तो हमसे आपसे उम्मीद है कि लगता क्वेश्चन से नहीं छूटेगा ना, ये हो गया। बाकी विशेष फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।